हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज कुमार तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 वैद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप पेन और कॉपी निकाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। ओम के नियम का सूत्र है I = V/R, I = VR, I = R/V और I = V²R। तो आपको पता होगा ओम का नियम होता है V = I × R और यहाँ से I हम निकालें हैं तो I = हो गया V/R। तो देखिए I = V/R, इसका मतलब पहला ऑब्जेक्ट बिल्कुल ठीक है, पहला विकल्प ठीक है, I = V/R, क्योंकि I = VR ये गलत हो गया, I = V²/R ये भी गलत हो गया, V²R, और तीसरा R/V ये भी गलत है। तो पहला ऑब्जेक्ट ठीक हुआ। समझ में आ गया। अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। एम्पियर सेकंड किस राशि का मात्रक है? एम्पियर सेकंड, तो आपको धारा की डेफिनेशन पता होगी। I = होता है Q/T, ये धारा का सूत्र है, और यहाँ से Q = हो गया I × T। I का मात्रक है एम्पियर और T का है सेकंड, यानी एम्पियर सेकंड किस राशि का मात्रक है? आवेश का। किस राशि का मात्रक है? आवेश का। Q क्या है? आवेश। तो एम्पियर सेकंड मात्रक हुआ आवेश का। इसका मतलब सी जो विकल्प है ये वाला, ये ठीक है। ठीक है ना। अब लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। यदि वैद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है, यदि वैद्युत शक्ति P से तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है, तब I व्यक्त होगी। ये चार विकल्प हैं, P/R, √PR, √R/P और √P/R। तो आपको पता होगा वैद्युत शक्ति का फॉर्मूला P = होता है V × I। चलिए छोटी लिख लेते हैं, P = VI। या दूसरा फॉर्मूला इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि हम V की वैल्यू लगा दें, V = होता है I × R × I, तो P = हो गया I² × R। ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है शक्ति को P से और प्रतिरोध को R से व्यक्त किया जाए, तब धारा I व्यक्त होगी। इसका मतलब हुआ P = I कैपिटल ले लें हम तो I² R हो गया, और I² = हो गया P/R। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आई? √P/R। I = हो गया √P/R। देखिए कौन सा विकल्प है इसमें? √P/R। इसका मतलब जो चौथा विकल्प है ये बिल्कुल ठीक है, √P/R। ठीक है ना। इन्होंने बताया कि शक्ति को P से रिप्रेजेंट करें और प्रतिरोध को R से रिप्रेजेंट करें, तो I क्या होगी? I होगी √P/R। समझ में आ रहा है ना। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन। एक R प्रतिरोध के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संयोजन का प्रतिरोध R' हो, तब R'/R का मान होगा 1/4, 4, 16 या 1/16। कहने का मतलब है कोई मान लीजिए तार दे रखा है आपको और जिसका प्रतिरोध है R। एक तार दे रखा है आपको जिसका प्रतिरोध है कैपिटल R। अब इसको 4 बराबर भागों में काटा गया, 1, 2, 3 और 4। ठीक है ना। 4 बराबर भागों में काटा गया, तो अब हर पार्ट का जो प्रतिरोध हुआ वह R/4 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। 4 भागों में काट दिया, बराबर बराबर भाग में,
तब प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध हुआ वह R/4 हुआ। अब ये कह रहा है इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब इन चारों भागों को यदि समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए और इनका तुल्य प्रतिरोध जो है वो R' कह रहा है, तो 1/R' इक्वल टू हो गया 1/, पहला भाग क्या हो गया, पहले भाग का प्रतिरोध है R/4 प्लस 1, दूसरे भाग का भी प्रतिरोध R/4 हो गया, तीसरा भाग इसका भी प्रतिरोध R/4 हो गया और चौथे भाग का भी प्रतिरोध R/4 हो गया। ठीक है ना। तो 1/R' इक्वल टू हो गया 4 ऊपर चला गया 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R, यानी 1/R' ये हो गया 16/R। ठीक है ना, 16/R। इन्होंने पूछा R'/R की वैल्यू, R को उधर पहुंचा जाएंगे तो R'/R की वैल्यू हो गई 1/16। R' को हम यहाँ ले गए और R को इधर ले गए। ठीक है ना, सॉरी, R' को हम यहाँ ले गए तो R'/R की वैल्यू आ गई 1/60। क्लियर है ना। R'/R कितना निकल के आया, 1/16। कौन सा विकल्प ठीक हुआ, चौथा विकल्प, ये वाला विकल्प ठीक हो गया, 1/16। ठीक है ना। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक शेल R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। उनमें प्रवाहित धाराएं I1 तथा I2 तथा प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं H1 व H2 हों तो ऊष्माओं में अनुपात होगा। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं, पॉज करके उतार लिया होगा आपने। ठीक है, मिटा रहा हूं। ये कहना चाहते हैं एक शेल है, एक शेल से दो प्रतिरोध R1 तथा R2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इनसे दो प्रतिरोध जो है इन्होंने समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं इस तरह से। ठीक है ना। ये कह रहा है इन दोनों भागों के जो प्रतिरोध हैं वह R1 R2 हैं, R1 ये R2 है। अब कह रहा है इनमें धारा जो है, बहने वाली धाराएं जो हैं वो I1 I2 हैं। इस पार्ट में I1 होगी, इस पार्ट में I2 होगी। तो कह रहा है उत्पन्न ऊष्माएं H1/H2 पूछी है आपसे पूछा H1/H2। तो देखिए उत्पन्न ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा H इक्वल टू होती है VIT। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ऊष्मा और इसको 4.2 से डिवाइड करते थे, ये सब जो है किस में निकल के आ जाता है, कैलोरी में निकल के आती है ऊष्मा। तो यहाँ पर 4.2 का कोई मतलब नहीं है, H इक्वल टू लिख लिया हमने VIT, जूल में ले रहे हैं हम। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, विभवांतर आपको पता है समांतर में समान रहता है, तो इन्होंने प्रति सेकंड पूछा है, प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं, तो H1 इक्वल टू हो गया, धारा आपको दे रखी है, विभवांतर तो समान रहता है और धारा आपको दे रखी है I1। ठीक है ना। अब I1 की वैल्यू लगा दीजिए, आपको पता है I1 इक्वल टू हो जाएगा, विभवांतर V समान रहता है तो V/R। ठीक है ना। तो H1 आ गया V इंटू V/R1, तो ये आ गया V²/R1। H1 की वैल्यू कितनी निकल के आई, V²/R1। ऐसे ही H2 निकालेंगे, H2 निकालेंगे इस वाले तार के लिए, तो H2 हो गया V²/R2। और हमसे पूछा है H1 और H2 का अनुपात, H1/H2 इक्वल टू V²/R1 V²/R2।
वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो H1/H2 इक्वल टू आ गया R2/R1। देखिए कोई इस तरह से विकल्प हो तो H1/H2 इक्वल टू आ गया R2/R1। इसका मतलब पहला ही जो ऑब्जेक्टिव है ठीक है, क्योंकि ये R1/R2 है, ये धाराओं में स्क्वायर दे रखा है, तो इसका मतलब ये वाला ठीक हो गया। ठीक है ना, ये वाला R2/R1 वाला ठीक हुआ। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर होगा। देखिए दो सेल दे रखे हैं आपको। सेल में आपको पता रहता है कि जो धारा प्रवाहित होती है वह सदैव ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर होती है। ये धन टर्मिनल है, ये ऋण टर्मिनल है, ठीक है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो एक का इसमें आपको, और मान लो हमें ए से बी तक का जो है आपको निकालना है विभवांतर, यानी हमको क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी, ये आपको निकालना है। तो मान लीजिए बिंदु ए का विभवांतर हमने वी ए मान लिया। क्या मान लिया, बिंदु ए का विभवांतर ले लिया वी ए, और हमको ऐसे चल रहे हैं, ठीक है ना, हमारा पाथ है ए से बी तक जाने वाला इस तरह से। तो अब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं। तो इस सेल का जो ईएमएफ होगा, ये 1 वोल्ट क्या दे रखा है, सेल का ईएमएफ दे रखा है, तो ये हुआ -1। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब करंट जो है वह हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बह रही है, ठीक है ना, तो माइनस होगा। अब यहाँ पर जब आए और हम ऐसे चल रहे हैं, तो अब यहाँ पर करंट माइनस से प्लस की तरफ जा रही है, तो ईएमएफ जो है इसका सेल का वो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर हमने 2 ले लेंगे इक्वल टू, अब बिंदु बी का जो पोटेंशियल होगा वो मान लिया हमने वी बी, ठीक है ना, और हम किसको कैसे लिख सकते हैं, और वी ए +1 इक्वल टू वी बी, और वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या आ गया, -1, यानी दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर आया वो कितना आया, -1, ठीक है ना। -1 कौन सा ठीक है, ये वाला। इसका मतलब जो तीसरा सी वाला जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल ठीक है। समझ में आ रहा है ना, मिटा दें, ठीक है। तो चलिए करते हैं अगले वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य किया जाता है, ठीक है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने पर कितना कार्य किया जाता है, और आपको पता होगा विभवांतर का फॉर्मूला, विभवांतर V इक्वल टू होता है W/Q, ठीक है ना। कार्य आपसे पूछा है, और W कितना हो जाएगा, W इक्वल टू हो गया V इंटू Q। आपको दे रखा है 12 वोल्ट विभवांतर 12, और आवेश कितना दे रखा है, 2 कूलम, तो W आ गया 24 जूल। W कितना आ गया, 24 जूल। देखिए ये जो V वाला ऑब्जेक्ट है ये सही होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। लंबाई 3 गुनी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लें। R डैश इक्वल टू N² R। इसके लिए ट्रिक नोट कर लो, यदि लंबाई को बढ़ाते हैं 2 गुनी 5 गुनी 20 गुनी जितनी गुनी भी अब वो बढ़ा रहा है, और आपको प्रतिरोध निकालना है, तो फॉर्मूला होता है R डैश इक्वल टू N² L। N जितने गुनी लंबाई बढ़ाई गई है, ठीक है ना, यहाँ पर लंबाई को कितने गुना बढ़ाया गया है, 3 गुना, तो R डैश इक्वल टू हो गया, N की वैल्यू हो गई 3, क्योंकि 3 गुना बढ़ाया गया है, 3² इंटू R, ठीक है ना। R जो है प्रारंभिक प्रतिरोध है, और R डैश क्या है, बढ़ा हुआ प्रतिरोध, लंबाई को 3 गुना करने पर, और R डैश अब कितना हो गया, 3 तिया 9 R, यानी प्रतिरोध हो गया 9 गुना। लंबाई को 3 गुना करने पर प्रतिरोध कितना हो गया, 9 गुना।
समझ में आ गया। यदि प्रश्न में पूछता 2 गुनी लंबाई कर दी जाती है तब प्रतिरोध कितना होगा, तब 4 गुना होता। ठीक है ना। तो ये वाला विकल्प ठीक हुआ, विकल्प बी ठीक हुआ। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब समांतर जल सकते हैं। ठीक है ना, समांतर क्रम में जल सकते हैं। मान लीजिए ये कोई सेल से हम करंट ले रहे हैं और 5 एम्पियर की करंट हम ले रहे हैं, 250 वोल्ट और 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। एक रफ आइडिया मैं आपको बता रहा हूं समझाने के लिए। ठीक है ना, ये मैंने बल्ब बना दिए ऐसे। ये कहना चाह रहा है 250 वोल्ट 25 वाट के कितने बल्ब 5 एम्पियर फ्यूज वाले सर्किट में जल सकते हैं। यानी टोटल करंट आपको जो दे रखी है वह 5 एम्पियर की है। ठीक है ना, 5 एम्पियर, और आपको पता है समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है। तो पहले हम एक बल्ब के लिए धारा निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो P आपको कितना दे रखा है, 25 वाट। वो जो बल्ब है वो 25 वाट का है, और V कितना दे रखा है, 250 वोल्ट। तो करंट I इक्वल टू हो गया, आपको पता है P इक्वल टू वी आई होता है, तो I इक्वल टू हो गया P अपॉन V। P की वैल्यू है 25 और ये है 250, तो I इक्वल टू हो गया 0.1 एम्पियर। यानी एक बल्ब अब 0.1 एम्पियर ले रहा है। ठीक है ना, तो अब हमको निकालना है, मान लीजिए n बल्ब को हम लगाएंगे तब वो कितना एम्पियर लेंगे, 5 एम्पियर लेंगे, और एक बल्ब ले रहा है 0.1 एम्पियर, तो हमने n बल्ब मान लिए कि भाई ये 5 एम्पियर करंट ले लेंगे। तो n इक्वल टू आ गया 5 अपॉन 0.1, तो ये आ गया 50। इसका मतलब 0.1 एम्पियर वाले 50 बल्बों को हम समांतर क्रम में लगा दें तो वह 5 एम्पियर की करंट लेंगे। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही हुआ। समझ में आ गया ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई एक बल्ब जो है 0.1 करंट ले रहा है तो 50 बल्ब ही 50 एम्पियर की करंट लेंगे। ये नंबर ऑफ बल्ब्स की पूछ रहा है वैल्यू आपको कि कितने बल्ब होंगे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ होता है। यह तो बहुत ही क्वेश्चन सरल है, आपने ओम का नियम में पढ़ा होगा कि यदि हम I यहाँ पे वाई एक्स पे V ले लें और एक्स अक्ष पे I ले लें, तब जो ग्राफ कैसा होता है इसके लिए, सीधी रेखा, ये आप जानते हैं, सीधी रेखा। इसका मतलब विकल्प ए ठीक है। ठीक है ना, ओम का यदि नियम वैलिड है तब V और I के बीच में ग्राफ जो होगा वो सीधी रेखा है। ठीक है ना, समझ में आ गया। आई होप आज के इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। आप इनका 1 या 2 बार रिवीजन कर लें। ये सभी क्वेश्चन जो हैं यह बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ अधिकतम स्टूडेंट्सों को मिल सके। थैंक यू।